जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और ये टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी को कहा जाता है। पहले हम इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे और ये प्रॉपर्टी बेसिकली सेट थ्योरी में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, मैथमेटिक्स में यूज़ होती है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में यूज़ होती है। जहाँ पर भी सेट्स का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर ये प्रॉपर्टी आमतौर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक के अंडर डिस्कस होगी। फिर हम DFA यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, उनको देखेंगे। और उसके बाद फिर हम कुछ MCQs भी, चूँकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो MCQs भी इससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, विच रिलेट्स टू सेट्स। A set has the closure property under a particular operation if the result of the operation is always an element in the set। तो मुझे याद पड़ता है कि लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने थोड़ा सा क्लोजर प्रॉपर्टी का रेफरेंस दिया था, आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब मैं दोबारा बताता हूँ, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके अंडर क्या होता है, इफ़ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, जैसे मैथमेटिकल सेट्स में ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे बेशुमार। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ठीक है जी। सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको ये सी के साथ भी रेफर किया जाता है और ये डैश के साथ भी रेफर किया जाता है, और एक ऊपर छोटा सा ये डैश सी, तिरछी सी टिल्ट डैश भी डाली जाती है। इसके अलावा भी ऑपरेशन हैं। तो बहरहाल किसी भी ऑपरेशन के अंडर अगर दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट का पार्ट हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दैट सेट इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। If a set has the closure property under a particular operation, then we say that set is closed under the operation, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n आपको पता है सेट क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन से मुराद क्या है जी, प्लस, ठीक है। बिकॉज द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अनदर नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो नेचुरल सेट की बात की गई है, कुदरती अदाद के सेट की बात की गई है, ये प्लस ऑपरेटर के अंडर क्लोज्ड होता है। इससे क्या मुराद है कि अगर आप नेचुरल सेट के किसी भी दो वैलिड एलिमेंट्स को ले लें, कोई भी दो ले लें, चूंकि आपको मैंने बताया नेचुरल सेट क्या होता है, 1 2 3 सो ऑन। कोई भी दो मेंबर आप ले लें, मैं एक 9 ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ 999, ठीक है। तो अब ये दो मैंने मेंबर्स लिए, इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, सम करता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1008। अब जो इसका रिजल्ट आया दैट इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो देन वी कैन से दैट नेचुरल नंबर सेट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन प्लस, ठीक है। इसी तरह से नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के भी क्लोज होते हैं, प्लस के भी क्लोज्ड होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के क्लोज्ड नहीं होते। चूंकि हमें अगर कोई एक भी ऐसा केस मिल जाए जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा हो, तो फिर वो क्लोज्ड नहीं हो सकता। जैसे यही दो मैंने मेंबर्स अज्यूम किए थे, तो अगर आप 999 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 900। 900 इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, बट अगर आप 9 में से 900 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस में, ठीक है। आपको पता है बेसिक ये रूल है कि जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का सैंपल लगाया जाता है आंसर के साथ। तो इसका आंसर माइनस में आएगा। चलें, बहरहाल मैंने यहाँ पे 900 लिख दिया, तो 900 भी एक नेचुरल नंबर का मेंबर है। तो 900 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
सॉरी 9 में से 900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 891 विद सैम्बल माइनस, और माइनस वाले जो नंबर्स हैं वो नेचुरल पार्ट का, कुदरती अदाद का मेंबर नहीं होते। तो ये मैंने आपको सिंपली बता दिया कि नेचुरल नंबर क्रॉस एंड प्लस के अंडर क्लोज्ड हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंडर क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह से यही क्लोजर प्रॉपर्टी हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी देखनी है, ठीक है, डीएफए के साथ भी हमने देखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफए: if deterministic finite automata recognizes the language that are obtained by applying an operation on the DFA recognizable languages, then DFA are said to be closed under the operation। इसको मैं बिल्कुल सादा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम कोई DFA है, उसके ऊपर कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें, अप्लाइंग एन ऑपरेशन, कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें किसके ऊपर, ऑन द DFA रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस, DFA की रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, देन DFA आर सेड टू बी क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन। अगर आंसर उसी में से आ जाए, ठीक है जी, जो आंसर ऑब्टेन हो, अगर आंसर उसी लैंग्वेज में से आ जाए, जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर देखा था, वहां पर हमने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया था, और अगर आंसर नेचुरल नंबर में से आ रहा था तो वो नेचुरल नंबर प्लस के अंडर क्लोज्ड थे। इसी तरह से अगर हम डीएफए की कोई रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें और रिजल्ट, उस ऑपरेशन के एंड पे रिजल्ट उसी लैंग्वेज में से आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि दैट डीएफए इज क्लोज्ड अंडर द स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेशन हैं जिनके अंडर डीएफए अनक्लोज्ड होता है? तो बेटा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, लेकिन ये बात आप याद रखें कि आपको जो एमसीक्यूज हैं उसमें अगर आपको ये याद है कि किन किन ऑपरेशंस के अंडर एनक्लोज्ड है डीएफए, तो ये भी सम टाइम आपको एमसीक्यूज का आंसर लिखने के लिए काफी होगा। ठीक है, तो जो डीएफए है वो यूनियन के अंडर एनक्लोज्ड होता है, डीएफए इंटरसेक्शन के अंडर एनक्लोज्ड होता है, कॉम्प्लीमेंट के अंडर एनक्लोज्ड होता है, डिफरेंस के अंडर एनक्लोज्ड होता है, क्लोज्ड कह लें, एनक्लोज्ड कह लें, कंकैटिनेशन के अंडर भी क्लोज्ड होता है, निगेशन के अंडर और क्लीन क्लोजर के अंदर भी क्लोज होता है। तो ये वो सारे ऑपरेशंस हैं डीएफए जिनके अंडर क्लोज्ड है। तो हम यहाँ पे दो तीन डिफरेंट जो है वो ऑपरेशंस देख लेते हैं। यूनियन है, वी आर टेकिंग टू लैंग्वेजेस एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आरई एंड एफए। कोई भी दो लैंग्वेजेस देखेंगे, उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी देखेंगे और उसका एफए भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसका यूनियन लेके देखेंगे। अब जो दो लैंग्वेजेस होंगी, दो लैंग्वेजेस का रेलिवेंट जो एफए होगा, फर्ज करें ये FA1 है, ठीक है, FA1 जो भी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, FA2 जो भी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, जब मैं इनका यूनियन लूंगा तो वो लैंग्वेज भी अगर इनकी जनरेटेड लैंग्वेज के यूनियन के बराबर होगी तो फिर ये ऑपरेशन एनक्लोज्ड होगा। एग्जांपल से आप बात समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है। ये देखें, ये मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है। अगर आप में से कोई मुझे ये बता दे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह की लैंग्वेज जनरेट करेगी, तो दैट स्टूडेंट विल बी नेचुरली एप्रिशिएबल। एनी स्टूडेंट, if someone is able to reply me which language this regular expression will generate, very good। हजरत अली का कॉल है कि इस चीज को जान लेना कि मुझे आंसर नहीं पता, ये आधा इल्म है। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा जो मैं तो उनको कहूँगा कि वो क्या लफ्ज़ कोई अच्छा नहीं है, कई लोग कहते हैं जी सानू सारा ही पता है। चलें, अच्छा बेटा ये देखें, ये जो हमारे पास दो ये एक्सप्रेशंस हैं a प्लस बी और इनके दरमियान में जो ऑपरेटर है वो डॉट है। डॉट लिखते हैं, नहीं लिखते सम टाइम, तो लेकिन हमें पता है ये क्या है जी, डॉट है। तो ये आपको पता है जो डॉट ऑपरेशन है ना इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में, उसका मतलब ये है कि ये वाली इस एक्सप्रेशन में से भी पार्टिसिपेशन होगी, इस एक्सप्रेशन में से भी पार्टिसिपेशन लाजमी है। इट इज मीन ऑफ डॉट ऑपरेशन।
और जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, जैसे यहां पर ए प्लस बी है, ए और बी के दरमियान प्लस है, तो इस प्लस का मतलब क्या होता है? और उर्दू में बात करें तो या ए आएगा, ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जो डॉट है इसका मतलब यह है कि इसमें से ए प्लस बी से में भी कुछ आएगा और ये ए प्लस बी में से भी कुछ आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट इट मीन्स के, सॉरी बेटा थोड़ी सी बैकग्राउंड पे नॉइज थी इसलिए मैंने पॉज किया था। इट मीन्स के यहां से कोई एक सैंबल आ जाएगा, यू कैन से यहां से ए आ गया, ठीक है, और इधर से बी आ गया, कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, दरमियान में है डॉट। डॉट का मतलब है कि यहां से बी आ गया, इधर से ए आ गया। अब ये दोनों ही फाइनल जो हमारी लैंग्वेज आएगी उसका पार्ट होंगे। तो जो लैंग्वेज बनी वो क्या बनी? बी ए, फॉर दिस स्पेसिफिक इंस्टेंस, जो मैंने आपको सिचुएशन आपसे आपके सामने रखी है, ठीक है। और इसके ओवरऑल ऊपर आप देखें स्टार है। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है ये सारी जो एक्सप्रेशन है इसको वो या तो 0 टाइम जनरेट करेगा, या 1 टाइम जनरेट करेगा, या 2 टाइम जनरेट करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर 0 टाइम करे जनरेट तो ओवरऑल लैंग्वेज की लेंथ होगी 0। अगर 1 टाइम जनरेट करे तो बी ए या ए बी या ए कुछ भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी 2। अगर ये 2 टाइम जनरेट करे तो ओवरऑल लैंग्वेज की लेंथ हो जाएगी 4। इट मीन्स कि ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये इवन नंबर अल्फाबेट्स वाली लैंग्वेज जनरेट करेगी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं फर्दर। लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ डिफाइंड ओवर दिस। तो अगर आपको इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, इसको अंडरस्टैंड करना नहीं आता तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चूंकि आपको बेटा मैं ये बता दूं एक बात, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, अपनी मेरी थॉट है कि इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, टॉप के 5 7 8 जितने भी देखें, हम प्रायोरिटी उनको ही टॉप टॉपिक्स को ही रखेंगे, तो उनमें से आपका पेपर एमसीक्यूज बन जाना है, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में कोई भी डेफिशिएंसी है वो आप मुझे बता दें, मैं वो आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहरहाल मैं आपको ना टॉप टॉपिक्स भी बता दूंगा। तो अब हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डीएफए। तो उसमें हमने देखा 2 लैंग्वेजेस का अगर हम यूनियन लें तो यूनियन के अंडर जो डीएफए है वो क्लोज्ड होता है। तो ये हमने एक लैंग्वेज देखी जो कि इवन लेंथ लैंग्वेज है। इवन लेंथ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इवन लेंथ कैसे है, बात यहाँ से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हुई थी, बड़ी थी, कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की ग्रिप नहीं है आपको तो मैं इस पे थोड़ा सा एक आध लेक्चर आपको दे सकता हूँ। बहरहाल ये पहली लैंग्वेज है और इसका डीएफए आपके सामने है। ये देखें, ये इसकी स्टार्टिंग स्टेट भी यही है, फाइनल स्टेट भी यही है। इट मींस कि जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट होनी है वो यहाँ पर एक्सेप्ट होनी है। जब यहाँ से स्टार्टिंग स्टेट से माइनस सैंपल स्टार्टिंग स्टेट का है, जब स्टार्टिंग स्टेट से कोई भी सैंपल आएगा ए या बी, कॉमा को हम यहाँ पर एफए में या के मीनिंग में लेते हैं, या, ठीक है। ए और बी उर्दू में या कहेंगे, इंग्लिश में और कहेंगे। तो ये देख ले यहाँ पर भी ए प्लस बी लिखा हुआ है, प्लस का मतलब भी या। तो ए आया या बी आया तो ये कहाँ पे जाएगा? स्टेट x2 पे जाएगा। जैसे यहाँ से मैंने आपको बताया कि ए आया या बी आया तो ये एक साइड, एक एक्सप्रेशन के एक पार्ट में से एक अल्फाबेट आ गया। फिर ये हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है। फिर फर्ज करें यहां से भी ए आ गया या बी आ गया तो ये वापस पहुंचा x1 पर, ठीक है। जब x1 पर आया तो यहां पर लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है, ठीक है। तो फर्ज करें पहली टर्न पे ए आया, दूसरी टर्न पे फिर ए आया और इधर आते ही लैंग्वेज एक्सेप्ट हो गई, तो इसकी जो लैंग्वेज बनेगी वो ए बनेगी। ये मैंने आपके साथ एक केस शेयर कर लिया। अब ये चूंकि स्टार्टिंग स्टेट भी है और ये फाइनल स्टेट भी है, तो अगर स्टार्टिंग स्टेट फाइनल स्टेट भी हो तो ये बेटा याद रखें कि वो वाला डीएफए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो तो वो वाला डीएफए एम्प्टी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करता है। क्योंकि शुरू जाते ही एग्जिट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, यहां पे जाते ही एक्सेप्टेंस हो रही है, अभी हमने कुछ करैक्टर रीड तो नहीं किया। इट मींस कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी रीड कर रहा है।
ठीक है, एम्प्टी। तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी यहां पे आ सकती है, नल स्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं नल, ठीक है जी। और इसका आप सैंपल भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक ये दूसरा केस आ गया। तीसरा केस क्या है कि पहले यहां से स्टार्ट हुआ लैंग्वेज को रीड करना, ये एफ ए, शुरू पे बी आ गया, x2 पे पहुंचा, फिर यहाँ पे बी आ गया, फिर दोबारा करैक्टर रीड हुआ, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, इधर x2 से बी आया और x1 पे पहुंचा और यहाँ पे ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो गई। तो देखें क्या लैंग्वेज बनी, बी बी ए बी, ठीक है। तो अगर आप इन सबको देखें, ये इसकी लेंथ क्या है 2, इसकी लेंथ क्या है 4, और जो नल है उसकी लेंथ क्या होती है 0। तो 0 को मैथमेटिशियन वो इवन नंबर कंसीडर करते हैं। तो आप जितनी मर्जी इसकी पॉसिबिलिटीज बना लें, इसमें हमेशा इवन लेंथ लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। एक लैंग्वेज ये है, दूसरी लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। वी आर टेकिंग 2 लैंग्वेजेस एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर ई एंड एफ ए, तो ये लैंग्वेज 2 आ गई। अब ये देखें, ये लैंग्वेज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इस पार्ट का ये देखें मैंने इसको कलर इसीलिए दिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। ये ब्लू ओपनिंग, ब्लू क्लोजिंग, और इसके ऊपर ये स्टार है। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये तो इवन थी, प्रीवियस लैंग्वेज इवन लैंग्वेज थी, और इसके साथ डॉट ऑपरेशन और एक और मैंने वो उसी तरह की एक्सप्रेशन का पार्ट अटैच कर दिया। तो ये क्या हो गई, ये ऑड लैंग्वेज जनरेट करेगी, ठीक है। कैसे, अब ऑड में नल शामिल नहीं है। अब ये जो पार्ट था ये प्रीवियस मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये नल भी जनरेट कर सकता है। क्या जनरेट कर सकता है, नल भी जनरेट कर सकता है। अगर ये वाला पार्ट नल भी जनरेट करे तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, इस पार्ट में से a प्लस बी का मतलब क्या है कि a आएगा या b आएगा। तो इसमें से a आया या b आया तो कम से कम हमारे पास ये जो आंसर बनेगा वो ऑड नंबर होगा। तो अगर यहां पर ये एक दफा भी चल गया, चूंकि स्टार का मतलब मैंने आपको बताया, स्टार का मतलब होता है 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये 0 टाइम भी चल सकता है, 1 टाइम भी चल सकता है, 2 3 4 5, जितनी दफा चाहे ये चल सकता है। स्टार का मतलब, क्लीन स्टार का मतलब ये होता है। तो ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन और ये जो मैंने फॉरवर्ड स्लैश के बाद दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है, इनमें फर्क कोई भी नहीं है। बस ये a प्लस बी यहां पर पहले है और इधर बाद में। बहरहाल ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन ऑड लेंथ लैंग्वेज जनरेट करेगी, ठीक है। तो इसका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो देख लें, बिल्कुल पहले वाले की तरह से ही है, लेकिन इसमें देखें स्टार्ट स्टेट यहां पर शुरू हो रही है, कोई भी एक करैक्टर रीड किया जाएगा, कोई भी एक करैक्टर रीड होगा और आगे जिस स्टेट पे ये पहुंचेगा वो हमारी फाइनल स्टेट भी है। मतलब एक ही करैक्टर रीड हुआ, ए रीड हुआ या बी रीड हुआ, यहां पर आया तो जनाब ये एक्सेप्ट हो गई। तो एक इसका केस ये बन सकता है। अगला केस, यहां से चला y1 से स्टार्ट स्टेट से, बी रीड हुआ, y2 पे आया, वापस गया, नॉन फाइनल स्टेट है y1, यहां से a रीड हुआ था, फिर y1 से रीड हुआ करैक्टर b, यहां पर आ गया, और ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट पे पहुंचा हुआ है, लैंग्वेज एक्सेप्ट हो गई। एक और केस देख लेते हैं, y1 से शुरू हुआ, a रीड हुआ, y2 पे आया, y2 पे फिर a रीड हुआ, y1 पे चला गया, a मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब y1 पे था, y1 से a रीड हुआ, y2 पे चला गया, ठीक है। y2 से a रीड हुआ, y1 पे चला गया। अब y1 तो फाइनल स्टेट नहीं है ना, एक्सेप्ट कहां पे होना है, y2 पे। y1 से फिर a रीड हुआ, y2 पे चला गया, ठीक है। और यहां पे फर्ज करें हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाती है, तो देखें इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी है 3, ठीक है। पहले वाले जो लैंग्वेज जनरेट हुई उसकी लेंथ कितनी है, जो एक्सेप्ट हुई हमारी स्ट्रिंग, उसकी लेंथ क्या है 1। तो बेटा ये हमेशा वो लैंग्वेज जनरेट करेगा जिसकी लेंथ ऑड होगी। अब ये दो लैंग्वेजेस हैं, इसका हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। इसका क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। और अब इनकी जो एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस हैं उनका यूनियन पहले हम देख लें। उनका यूनियन क्या होगा,
ये 0248468 लेंथ वाली लैंग्वेज जनरेट कर रही थी, ठीक है, और ये 13579 लेंथ वाली लैंग्वेज जनरेट कर रही थी। और इनका जो यूनियन होगा वो क्या होगा, यूनियन होगा 0123456, यानी कि नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर सकता है, 1 लेंथ वाली को भी, 2 वाली को भी, 3 वाली को भी। व्हाट डज इट मीन कि किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है कंप्राइजिंग ऑफ ए और बी, ठीक है। अब हमने इसका फाइनाइट ऑटोमेटा का यूनियन लेना है। तो बेटा इसका यूनियन लेने का तरीका क्या है वो जरा अंडरस्टैंड कर लें। यूनियन लेने का तरीका आपने इस तरह का टेबल बना लेना है, ठीक है। अब ये इस टेबल में x1 और y1 क्यों लिखा, कैसे लिखना है, ये मैं आपको बेटा बता रहा हूं। शॉर्टली रिकॉर्डिंग भी हो रही है, टाइम है सिर्फ 7 मिनट रिमेनिंग। मैं आपको बिल्कुल स्लोली बता रहा हूं, इसको अंडरस्टैंड कर लें। और अगर आपको समझ नहीं आता इस टाइम तो आप इसको दोबारा रिपीट करें, सुने, तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये पहला एफए है, ये दो हमारे पास एफए हैं, दोनों की इनिशियल स्टेट आपने पकड़नी है, दोनों की स्टार्टिंग स्टेट पकड़नी है। इस एफए की स्टार्टिंग स्टेट क्या है, x1, इस एफए की स्टार्टिंग स्टेट क्या है, y1। x1 और y1 को आपने यहाँ पे इनिशियल स्टेट या स्टार्ट स्टेट की जगह पे लिखना है, और इसको आपने एक नया नाम दे देना है xy, और मैंने xy की बजाय यहाँ पे z1 दे दिया। यू कैन नेम दिस स्टेट a1, b1, c1, सिर्फ x और y को छोड़ दें, अच्छा x और y को छोड़ दें बाकी, या फिर आप यूं कह लें x1, y1, x2, y2 को छोड़ दें, चूंकि वो यहाँ पे स्टेट्स यूज की गई हैं। आप इसको नाम x3 का भी दे सकते हैं, चूंकि हमारे दोनों एफएज में x3 कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। लेकिन किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप वेरिएबल का जो अल्फाबेटिकल नेम है वो भी चेंज कर दें। तो मैंने इसको नाम दे दिया z1। अभी मैटर सॉल्व हुआ इनिशियल स्टेट का, अभी मैटर सॉल्व हुआ इनिशियल स्टेट का। इसको मैंने फाइनल स्टेट क्यों रखा, इसको बेटा मैंने फाइनल स्टेट इसलिए रखा, यूनियन का रूल ये है, यूनियन बनाते वक्त ये रूल ये है कि अगर दो एफए का आप यूनियन ले रहे हैं तो दोनों एफए की स्टार्टिंग स्टेट में से कोई एक एफए की स्टार्टिंग स्टेट भी फाइनल भी हुई, किसी एक एफए की स्टार्टिंग स्टेट फाइनल भी हुई, तो आप यहां पे भी इस स्टेट को भी फाइनल कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर ही मैं इंटरसेक्शन का रूल बता दूं। इंटरसेक्शन का रूल क्या है, इंटरसेक्शन में ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट तब बनेगी अगर अंडर कंसिडरेशन दोनों एफएज की इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं अभी मैं, इंटरसेक्शन की, ठीक है। मैं ज्यादा इंटरसेक्शन लिख नहीं रहा, यानी कि दो हमारे पास एफए हैं, मैं सिर्फ उनकी इनिशियल स्टेट की बात कर रहा हूं। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल भी है, प्लस भी है माइनस भी है। ये दूसरा एफए है, ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है। अगर दोनों एफए की इनिशियल स्टेट फाइनल भी हो तो तब यहां पर हम इनिशियल स्टेट को फाइनल करेंगे। अदरवाइज अगर एक आध जो एफए है उसकी इनिशियल फाइनल हो और दूसरे की इनिशियल फाइनल ना हो, फिर हम यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगाएंगे। मतलब सर जैसे x1 थी, हाँ जैसे x1 इनिशियल भी है फाइनल भी है। इंटरसेक्शन में अगर हमने यहाँ पे प्लस लगाना है तो y1 को भी फाइनल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर y1 फाइनल नहीं है, तो मैं इंटरसेक्शन के केस में यहाँ पर प्लस नहीं लगाऊंगा। आगे इंटरसेक्शन आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हम इस टाइम में इसको सिर्फ यूनियन को कर लें तो बड़ी बात है। अच्छा खैर, अब मैं वहां पर अगले यानी कि सेशन में इंटरसेक्शन को भी एक्सप्लेन करूंगा। अब देखें, अब बेटा इसको जरा केयरफुली देखें। मैंने ए रीड किया पहले एफए पर, तो कहां पर जा रहा है आप बताएं। पहले एफए पर x1 पर ए रीड किया, कहां, वेरी गुड, x2 पे जा रहा है, ठीक है। और जब मैंने y1 पर ए रीड किया, कहां पे जा रहा है, मैं इस वक्त बात ए की कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ए। तो y1 पर ए रीड हुआ तो y2 पर जाएगा, x1 पर ए रीड हुआ तो x2 पर जाएगा। ये याद रखें, जो आपका पहला एफए है उनकी स्टेट्स के नाम आप पहले लिखें, यानी कि इसका ऑर्डर आपने टेक केयर करना है। पहले एफए की स्टेट का नाम पहले लिखना है, सेकंड एफए की स्टेट का नाम बाद में लिखना है। तो एफए 1 पर ए रीड हुआ तो x2 पर जाएगा, ठीक है। एफए
2 में ए रीड होगा तो y2 पर जाएगा। अब ये देखें x1 y1 के अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन गया, इसको मैंने नाम दे दिया z2। ठीक है, अब अगला करैक्टर आ गया b। अगर हम, अब ये इत्तेफाक है हमारे पास, ये लैंग्वेजेस बड़ी सिंपल सी हैं। अगर मैं x1 पर b रीड करूंगा, सर x2 को कहा है हमने z2। जी बेटा, अभी मैंने x2 और y2 को z2 का नाम दे दिया, क्योंकि x1 और y1 कॉम्बिनेशन पहले मेरे पास मौजूद है, बन चुका है, उसको मैंने नाम दिया है z1। और x2 y2 कॉम्बिनेशन नया है, इसको मैंने z2 का नाम दे दिया। आगे अगर हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए जो कि x1 y1 भी ना हो, ठीक है, और x2 y2 भी ना हो, कोई नया हो जाए, मतलब कि x1 कॉमा y2 हो जाए, तो हम उसको ना z1 नाम देंगे ना z2 देंगे, उसको हम नाम क्या दे देंगे, z3। बात समझ आई? ये नया कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको हम z3 नाम देंगे। बहरहाल अब देखिए इसी बेटा दोनों एफएस के ऊपर जब मैं बी रीड करूंगा एट इनिशियल स्टेट, बी रीड किया मैंने x1 के ऊपर, तो कहां जा रहा है, अगेन x2 के ऊपर। ठीक है, अगर मैं y1 पर बी रीड करूंगा कहां जाएगा, y2 के ऊपर। तो ये देखें x1 y1 पर बी रीड करने से भी ये x2 y2 पर ही जा रहा है, तो ये भी पीछे वाला ही कॉम्बिनेशन है, तो इसको भी मैंने z2 नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो मेरे पास दो नए कॉम्बिनेशन आए हैं, असल में ये दो नहीं है, ये एक ही कॉम्बिनेशन है ये एक ही कॉम्बिनेशन है। ये मैंने आपको रूल बताया है, आप इन दो फाइनाइट ऑटोमेटास के अलावा किसी और फाइनाइट ऑटोमेटा पर भी ये रूल अप्लाई करके उसका यूनियन बना सकते हैं। अब नया कॉम्बिनेशन जो भी आएगा इसको आपने यहां पे लिख लेना है, किसी एक, अब दोनों चूंकि सेम है तो मैं बहरहाल इस नए कॉम्बिनेशन को यहां पे लिखूंगा। ठीक है, एरो मैंने खुद घुमा के लिखा ताकि वो यहां पे क्रॉसिंग ना हो, z2 मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब x2 और y2 x2 और y2, x2 पर a रीड हुआ, x2 ये है, x2 पर a रीड हुआ कहां पे जा रहा है, x1 पे, वेरी सिंपल। और y2 ये देखें, ये y2 फाइनाइट ऑटोमेटा को देखें और यहां से देखें, y2 पर a रीड हुआ कहां पे जा रहा है, y1 पे, तो x1 y1 रीड क्या करना है, ये वाला a, x1 y1। ठीक है बेटा, मैं ना यहां पर ही स्टॉप कर रहा हूं, चूंकि मुझे पता है लेक्चर 1 मिनट है, तो आगे हम अगले लेक्चर के साथ इसको रिकॉर्डिंग को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो 20 की मिनट मैं लूंगा बेटा, इसके ना पॉज आपका 20 मिनट का वक्फा होगा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।